गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में, जहां रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासें कंटिन्यू हो रही है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि डीआरटी और बीआरटी दोनों ही कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से 5 नंबर और या 20 नंबर के अंदर एवरी ईयर यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पर अपन आज पढ़ेंगे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था सेम उसी का ये नेक्स्ट लेवल वाला एक प्रकार से टॉपिक हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट से हीट अप होने के बाद में प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट पे जाकर टकराते हैं तो वहां पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है एक्सरे प्रोडक्शन की। ठीक है, अब जब ये एक्सरे प्रोड्यूस हुए हैं और ये एक्सरेज जाकर किसी मटेरियल से या किसी भी ह्यूमन बॉडी से जाकर टकराते हैं या किसी भी मैटर से जाकर टकराते हैं, तो वहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, कौन कौन सी प्रोसेस होगी, उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टडी की थी कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट पर टकराते हैं तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन्स जो एक्सरे ट्यूब से बाहर निकला है, वो एक्सरे फोटॉन्स उसके पास भी एक एनर्जी है, जब वो एक्सरे फोटॉन्स किसी मेटर के ऊपर गिरता है तो वहां पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती है। तो मोस्टली वहां पर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर। और जो ये रेडिएशन है ये वही इंसिडेंट रेडिएशन है जो आपके एक्सरे ट्यूब से भी जस्ट बाहर निकली है बिना कोई रुकावट के। जब ये डायरेक्टली ही जाकर किसी मटेरियल पर गिरेगी तो वहां पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर इनकम्पोज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन such as electromagnetic radiation and particles affect and are affected by matter। देखिए, रेडिएशन विथ मैटर के अंदर क्या होता है कि रेडिएशन जो एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जैसा कि अपन ने एक्सरे की प्रॉपर्टी के बारे में ये पढ़ लिया था। जैसे कि एक्सरे के साथ साथ ही वहां से जो पार्टिकल्स निकलते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जाकर जब किसी मटेरियल को अफेक्ट करेंगे तो वहां पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। लीडिंग टू वेरियस फिनोमिना लाइक एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड स्कैटरिंग। देखिए, वहां पर कौन कौन सी ये प्रक्रियाएं हो सकती है। वहां पर 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती है। वो है या तो एक्सरे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाए उस मैटर के अंदर, या वहां से किसी भी इलेक्ट्रॉन का या एक्सरेज का इमिशन कर दे, या खुद ट्रांसमिट होकर बाहर चली जाए, एंड स्कैटरिंग, या उस मटेरियल से टकराकर वो स्कैटर्ड हो जाए। देखिए, 3 प्रक्रियाएं हो सकती है। कौन कौन सी? पहली देखिए, यहां पर 3 प्रक्रियाएं बताई गई है। जैसे कोई मैटर है, इस मैटर से जब कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आकर इस प्रकार से टकराएगा तो टकराने पर कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। या तो वो इस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाए, हो सकता है। यदि अगर एनर्जी कम है तो वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, जैसा कि अपन ने एक्सरे की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि वेरियस जो एक प्रकार से एनर्जी लेवल होता है वो एक्सेस का बाहर निकलता है, जिसके अंदर ब्रह्मस्टलन, कैरेक्टरिस्टिक, अल्फा बीटा पार्टिकल्स काफी सारे होते हैं। तो जैसे माना कि कोई लो एनर्जी है तो वो तो उस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह गई। कुछ एनर्जी होगी जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल हो, ठीक है, तो क्या करेगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब ना होकर टकराकर क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो सकती है। दूसरी चीज, थर्ड होगी, कोई एनर्जी होगी जो हाई एनर्जी हो, वो क्या हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है या इमिशन भी उसका हो सकता है। तो तीनों ही प्रक्रिया वहां पर हो सकती है जब कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के ऊपर गिरता है। द स्पेसिफिक इंटरेक्शन मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेडिएशन। दो अलग अलग प्रकार के जो इंटरेक्शन होंगे वो इंटरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो इंटरेक्शन डिपेंड्स करते हैं आपके रेडिएशन के टाइप पर कि किस प्रकार की रेडिएशन है, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो लो है या हाई है, एनर्जी पर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है, लो है या हाई है। मटेरियल पर भी डिपेंड करेंगे, मैटर कौन सा अपन ने यूज लिया है उसके ऊपर भी क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक पर, मैटर के एक प्रकार से प्रकार पर, किस प्रकार का मटेरियल आपने यूज लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन मैटर इट इज एटेन्यूएट। जब रेडिएशन किसी मटेरियल के ऊपर गिरती है
जब रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर गिरती है, मैटर के अंदर कोई, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई भी बीच में जैसे अपन ने कुछ भी चीज रख दी, ठीक है, उसके द्वारा जैसे रेडिएशन अपन किसी भी चीज के ऊपर गिरा रहे हैं, जैसे पेन हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, कुछ भी अपन उदाहरण के लिए ले सकते हैं। तो जब रेडिएशन किसी मेटर के ऊपर गिरती है तो क्या करती है, एटेन्यूएट होती है। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, देखिए एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, एटेन्यूएशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। अब देखिए एटेन्यूएशन को, ये दो जो शब्द है एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, इन दोनों को मिलाकर यहां पर बना दिया गया है एटेन्यूएशन। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, एटेन्यूएशन बना दिया गया है। अब एटेन्यूएशन किस प्रकार से होता है, देखिए ये जब कोई मटेरियल है या कोई मैटर है, अपन कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यहां ले सकते हैं, जब इस बॉडी के ऊपर रेडिएशन आकर इंटरेक्ट करती है, रेडिएशन आकर गिरती है, तो या तो वो क्या हो जाए, इस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए या इससे स्कैटर्ड हो जाए। यानी कि पीछे जो आपका डिटेक्टर जो रखा हुआ है, डिटेक्टर भी बोल सकते हो आप, इमेज रिसेप्टर कैसेट भी बोल सकते हो, ठीक है, वहां तक रेडिएशन जाकर न पहुंचे, उससे पहले क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा एटेन्यूएशन, ठीक है। यानी कि जो अपन इमेज जो भी लेना चाह रहे हैं, वो इमेज न बनकर बॉडी से टकराकर वो क्या हो रही है, या तो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होकर रह रही है या स्कैटर्ड हो रही है, तो उसे बोला जाएगा एटेन्यूएशन। In this, removal of protons from the beam due to absorption and scattering, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की वजह से प्रोटॉन्स का रिमूवल भी हो सकता है। एटेन्यूएशन रेफर्स टू बोथ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, वही बात है, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ये रखती है। एटेन्यूएशन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मीडियम और मैटर। एटेन्यूएशन कब होता है, एटेन्यूएशन होता है जब रेडिएशन किसी भी मैटर के ऊपर या किसी भी मीडियम के ऊपर क्या हो, इंटरेक्ट करे, गिरे, तब जाकर आपकी एटेन्यूएशन की प्रक्रिया होगी। एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, अब देखिए जैसा कि हमने एटेन्यूएशन के अंदर पढ़ा कि रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रेडिएशन ट्रांसमिट भी हो सकती है और रेडिएशन स्कैटर भी हो सकती है। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्ब रेडिएशन कौन सी होती है, स्कैटर रेडिएशन कौन सी होती है और ट्रांसमिट रेडिएशन कौन सी होती है। नाम से क्लियर हो रहा है, रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड है, यहां पर एब्जॉर्ब कीजिएगा, ठीक है, विच इज एब्जॉर्ब्ड absorbed by the matter radiation which do not pass through the matter, जो मैटर से पास ना हो उसी के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाए। जैसे ह्यूमन बॉडी या मैटर कोई भी है, ठीक है, यहां से रेडिएशन आई और रेडिएशन इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक तो इसकी एनर्जी क्या है इस रेडिएशन की या इस एनर्जी फोटॉन्स की कम है, दूसरी चीज इस जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तभी जाकर ये एनर्जी से पास नहीं होगी। अगर ज्यादा एनर्जी रहे, थिकनेस भी कम रहे, तो इजीली पास हो जाएगी, लेकिन एनर्जी भी कम है, थिकनेस भी ज्यादा है, तब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तब जाकर एक रेडिएशन किसी भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। रेडिएशन डू नॉट पास थ्रू द मैटर, और रेडिएशन उस मैटर से पास ना हो, इसे कहा जाएगा एब्जॉर्ब रेडिएशन। अब स्कैटर्ड रेडिएशन कौन सी है, देखिए वो रेडिएशन जो स्कैटर्ड हो जाए, वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाए वो स्कैटर्ड रेडिएशन। देखिए व्हेन रेडिएशन कोलाइड्स, कोलाइड्स का मतलब टकराव करती है, विथ मैटर इट इज स्टेड विथ it is stirred by the matter, that means it passed through the medium but does not reach the target and intensity of radiation is decreased। देखिए स्कैटर्ड रेडिएशन के बारे में क्या कह रहा है, स्कैटर्ड रेडिएशन का भी सेम वही मतलब है कि जब किसी मटेरियल से यहां से कोई रेडिएशन जा रही है, ये एक्सरेज है, एक्सरेज किसी मटेरियल से गुजरे और गुजरने के दौरान क्या हो, the matter that means it pass through the medium but does not reach to the target। अब देखिए नॉर्मली अपन एक्सरे करते हैं, नॉर्मली अपन एक्सरे का ही उदाहरण लेते हैं, जिस प्रकार से एक्सरे करते हैं उसी प्रकार से उदाहरण लेकर चलते हैं। ये कोई भी ह्यूमन बॉडी है, यहां रखी हुई है ह्यूमन बॉडी जिसका अपन को एक्सरे लेना है, जैसे ये हैंड हो गया, ठीक है,
ये हैंड हो गया, हैंड से अपन क्या पास करवा रहे हैं, यहां से पास करवा रहे हैं अपन रेडिएशन, रेडिएशन यहां से पास करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये यहां पर रेडिएशन की जो एनर्जी है वो स्लाइटली कम है, थोड़ी कम है, ठीक है, जितनी अपने को चाहिए होगी उससे क्या है, कम है। कम होने की वजह से क्या होगा, पीछे रखा हुआ जो अपना इमेज रिसेप्टर है, ये पीछे रखा हुआ जो इमेज रिसेप्टर है IR, जहां पर अपने को इमेज लेनी है, जिसके ऊपर इमेज लेनी है, वहां तक क्या होगा, वहां तक ये रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगी। क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार से इससे पास हो जाएगी, पास होने के बाद ये क्या हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर लेगी, यानी कि स्कैटर्ड हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, इमेज रिसेप्टर तक या टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। इसे ही बोला जाता है स्कैटर्ड रेडिएशन। देखिए, या तो टारगेट तक ही नहीं पहुंचे, दूसरी चीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिक्रीज, और दूसरी चीज पहुंचने से पहले इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक तो पहले इसकी इंटेंसिटी कम थी, दूसरी चीज किसी मटेरियल से जब ये पास होगी तो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होगी, अपनी एनर्जी में कमी लाएगी। किसी मटेरियल से, किसी चीज से पास होगी तो बीच में उसकी एनर्जी तो समाप्त होगी, ठीक है। तो एनर्जी समाप्त होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। जितनी स्पीड से उसको बिना किसी, देखिए यहां पर अगर हाथ उपस्थित नहीं होता तो ये रेडिएशन अपनी इतनी ही इंटेंसिटी के साथ इस टारगेट पर पहुंच जाती, लेकिन इसके बीच में कोई रुकावट आ गई। रुकावट की वजह से क्या होगा, जब ये पास कर रही थी इस रुकावट को, तो इस रुकावट को पास करते टाइम कुछ एनर्जी तो इसके अंदर ही एब्जॉर्ब होकर रह गई, और जो बाहर निकली है, ठीक है, बाहर निकली, अब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होने की वजह से या तो वो पहुंचे ही नहीं, दूसरी चीज अपनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट भी हो सकती है। एक प्रकार से जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उस डायरेक्शन में न जाकर वो कहीं विचलित हो जाएगी। इसे ही कहा जाएगा अपनी स्कैटर्ड रेडिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसमिटेड रेडिएशन क्या होगी। देखिए, ट्रांसमिटेड रेडिएशन क्या होती है, द रेडिएशन विच ट्रांसमिटेड द मीडियम, यानी कि पास थ्रू, यदि कोई रेडिएशन किसी मैटर से, किसी भी बॉडी से क्या हो जाए, पास हो जाए, उसे ही क्या बोला जाएगा, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। जैसे कि जो यहाँ पर अपन ने रेडिएशन दिख रही है अपने को, यहाँ पर इस रेडिएशन की एनर्जी, इस रेडिएशन की एनर्जी क्या है, यहाँ पर इस रेडिएशन की एनर्जी हाई है। हाई होने की वजह से क्या हो गया, ये रेडिएशन इजीली किसी भी बॉडी पार्ट से, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट से क्या हो गई, इजीली ट्रांसमिट हो गई, ठीक है, ट्रांसमिट हो गई। दूसरी चीज, यदि इसकी एनर्जी लो होती, यहां पर रेडिएशन की एनर्जी क्या होती, लो होती, लो होने की वजह से जो ये रेडिएशन जाएगी इस मैटर के अंदर ही यहां पर एब्जॉर्ब होकर रह जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी ये, ठीक है, एब्जॉर्ब होकर यहां पर रह जाएगी। तीसरी चीज, यदि इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मॉडरेट है, एक प्रकार से अपन समझ सकते हैं मॉडरेट का मतलब मध्य, ना तो कम ना ज्यादा, तो क्या करेगी, इस मीडियम से पास तो होगी, पास होने की वजह से क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। दूसरी चीज, अपने डायरेक्शन में चेंज कर लेगी, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। तीसरी चीज, ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी, टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है एटेन्यूएशन। जब कोई रेडिएशन किसी मटेरियल से टकराए तो या तो वो स्कैटर्ड हो जाए या एक प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाए, उसे ही एटेन्यूएशन कहा जाता है। एटेन्यूएशन की प्रोसेस में तीनों ही चीजें यहां पर समझाई गई है, ठीक है। देखिए, I इज इक्वल टू, एक प्रकार से, एक सेकेंड, देखिए, I इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। अब देखिए यहां पर I क्या है, I जो अपन ने शुरुआत में लिया है, यहां पर I है आपका इंटेंसिटी ऑफ एटेन्यूएशन रेडिएशन, यानी कि शुरुआत में जो आपकी रेडिएशन थी, रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है उसके बारे में बताया गया है। I नोट क्या हो गया, आपकी इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, जब कोई रेडिएशन शुरुआत में एक स्थान से गुजरती है, ठीक है, जैसे यहां से मान लीजिए एक्सरे ट्यूब से बाहर क्या निकली, रेडिएशन निकली, और रेडिएशन जब निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी यहां पर क्या बताई गई है, वो इंटेंसिटी बताई गई है आई नोट। आई नोट मतलब इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जब इंटेंसिटी की रेडिएशन की इंटेंसिटी
या एक प्रकार से रेडिएशन जब एक्स रे ट्यूब से बाहर निकलेगी तो अपनी इनिशियल प्रारंभिक एनर्जी के साथ निकलेगी। आई नोट क्या होगा, आई नोट एक प्रकार से इनिशियल इंटेंसिटी हो गई। दूसरी जो आई है जो अपने को ज्ञात करना है वो क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ एटेन्यूएटेड रेडिएशन। एटेन्यूएशन रेडिएशन बोल सकते हो, एटेन्यूएटेड रेडिएशन बोल सकते हैं। एटेन्यूएटेड रेडिएशन कौन सी हो गई, जब ये किसी मैटर से पास हो, ये रेडिएशन जब किसी मैटर से पास हो, पास होने के बाद में जो बाहर आपकी निकलेगी रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी है आपकी आई, इसे ज्ञात करना है। ई यहां पर है आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, आई है नेगेटिव साइन। अब यहां पर नेगेटिव साइन क्यों लगा है, यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि जब इंटेंसिटी रेडिएशन की बाहर निकलेगी, यानी कि जो आपकी इनिशियल इंटेंसिटी किसी मैटर से टकराएगी, इनिशियल इंटेंसिटी जब किसी मैटर से टकराएगी, मैटर से टकराने के बाद में क्या होगा, ये कोई मैटर है, इस मैटर से टकराने के बाद में इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कमी आएगी। तो कमी के कारण अपन क्या लगाते हैं, माइनस साइन। तो अपने को यही ज्ञात करनी है आई, यहां पर ये है आई नोट। आई नोट तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। जैसे ही किसी मैटर से टकराएगी, मैटर से टकराकर बाहर निकलेगी तो डिक्रीज होते हुए बाहर निकलेगी, कमी होते हुए बाहर निकलेगी। तो कमी के लिए अपन क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो माइनस म्यू एक्स, म्यू क्या है यहाँ पर, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। और एक्स क्या है, थिकनेस ऑफ मैटर, जो मैटर की अपन थिकनेस ले रहे हैं उसे एक्स के रूप में जाना गया है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रकार से फॉर्मूला हो जाएगा। द above interaction is said to be to have wave like and particle like properties। ठीक है, जो इंटरेक्शन होगा या तो वो आपके एक प्रकार से रेडिएशन से हो जो कि वेव लाइक रेडिएशन होती है, दूसरी चीज या पार्टिकल से हो जैसे अल्फा बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, देखिए एक्स-रे एंड गामा रेज interact with structure that are similar in size to their wavelength। एक्स-रेज और गामा रेज ही किसी मेटल से टकराएगी जो कि सिमिलर है उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही वेवलेंथ शॉर्टर है और फ्रीक्वेंसी उनकी हाई है। ठीक है, लो एनर्जी फोटॉन्स टेंड टू इंटरेक्ट विद एटम्स मीडियम एनर्जी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाई एनर्जी फोटॉन्स विद दैट ऑफ न्यूक्लियाई। अब लो एनर्जी के फोटॉन्स क्या होते हैं, टेंड टू इंटरेक्ट विद एटम्स, एटम्स से टकराते हैं, मीडियम एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड हाई एनर्जी फोटॉन्स विद दैट ऑफ न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई पर जाकर एक प्रकार से इस प्रकार से टकरा जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे जो आपकी एक्स-रेज और गामा रेज है, एक्स-रेज और गामा रेज क्या हो गई, ये हाई इंटेंसिटी की है, ये एक्स-रे और गामा रेज, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बता चुका हूं प्रीवियस क्लासों के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, हाई है, वेवलेंथ शॉर्टर है। तो ये क्या करेंगे, किसी भी मैटर से इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोई भी जो एटम है उस एटम के न्यूक्लियाई तक ही जाकर रुक के रह जाएंगे। इस प्रकार से इनको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, The above structural level interaction may be performed by 5 mechanisms, namely देखिए अब जो आपके ये जो 5 इंटरेक्शंस जो बताए गए हैं, ठीक है, 5 इंटरेक्शन, ये जो आपका एक प्रकार से जो एटेन्यूएशन वाली जो प्रोसेस हुई, कोई भी एक्स-रेज जब जाकर किसी भी मटेरियल से टकराएंगे, ठीक है, तो एक्स-रेज जब मटेरियल से टकराते हैं तो वहां पर कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है, तो वो प्रोसेस है यहाँ पर 5 प्रकार की प्रोसेस। कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। द कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन आर टू मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेक्शन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ठीक है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर अपन मोस्टली 2 ही यूज में लेंगे, वो कौन कौन से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। ये कोहेरेंट स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक जो भी है आपका एब्जॉर्प्शन, सेकंड, पहला और सेकंड डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में काम में आएगा, किस प्रकार से काम में लिया जाता है, और बाकी किस प्रकार से काम में नहीं आएंगे। देखिए ये ऊपर आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर समझ लीजिए, जब कोई प्राइमरी बीम किसी भी मटेरियल से टकराती है तो वो क्या हो सकती है, स्कैटर्ड हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है और एब्जॉर्ब हो सकती है। ये एटेन्यूएटर के रूप में यहाँ पर मटेरियल कोई भी यूज में लिया गया है। ठीक है, एटेन्यूएटर के रूप में यहाँ पर कोई भी मटेरियल यूज में लिया गया है, इसको अपन मैटर भी बोल सकते हैं। जो रेडिएशन होगी वो स्कैटर्ड फोटोन में भी हो सकती है, ये आपके ट्रांसमिटेड में भी हो सकती है, और तीसरी चीज
कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब होकर भी रह सकती है। यहां पर जो आपका फॉर्मूला था I इक्वल टू आई नोट म्यू माइनस आई नोट ई माइनस म्यू एक्स, जो ये फॉर्मूला था उसके रूप में ये बताया गया है कि यहाँ पर x क्या है, आपकी थिकनेस है, ये थिकनेस किसी भी मटेरियल की। आई नोट क्या है, इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी, यहाँ पर जो इंसिडेंट जो एक्सरे फोटोन है उसकी इंटेंसिटी है, और आई है ट्रांसमिटेड फोटोन की इंटेंसिटी। जो आई क्या है, ट्रांसमिट होने वाले फोटोन की इंटेंसिटी। देखिए इसमें डायग्राम में दिख जाएगा ये आई क्या है, यहाँ पर ट्रांसमिट होने के बाद में जो इंटेंसिटी आ रही है, और आई नोट क्या हो गया, इनिशियल इंटेंसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पहला वाला कोहेरेंट। कोहेरेंट को ही रे लेंथ स्कैटरिंग भी कहा जाता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग को ही रे लेंथ स्कैटरिंग भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, द फोटोन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड सेट द एटम इनटू द एक्साइटेड स्टेट। देखिए शुरुआती जो इंसिडेंट फोटोन होता है, वो इंसिडेंट फोटोन किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मटेरियल के एटम के ऊपर, कोई भी बॉडी के एटम के ऊपर जैसे ही गिरता है तो वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, एनर्जी देगा, और एनर्जी देने के बाद में उस एटम को एक्साइटेड स्टेट में एक प्रकार से चेंज कर देगा। वो किस प्रकार से करेगा देखते हैं। द एक्साइटेड एटम रिलीज एक्सेस एनर्जी एज स्कैटर्ड एक्सरे विथ वेवलेंथ इक्वल टू द इंसिडेंट फोटोन। अब जो एक प्रकार से एटम जो एक्साइटेड स्टेट में आया है, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में देखिए एक्साइटेशन के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, वही टर्म्स यहाँ पर आएंगे। बार बार एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक प्रकार से दिया नहीं जा सकता, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होता है। देखिए एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन होगा जब किसी भी एक प्रकार से किसी भी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, रिमूव निकले, ठीक है, रिमूव होए, उसको एक्साइटेशन कहा जाएगा। द एक्साइटेड एटम रिलीज एक्सेस एनर्जी। अब जो एक्साइटेड एटम हुआ है, एटम जो एक्साइटेड हुआ है वो क्या करेगा, एक्सेस ज्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करेगा एज स्कैटर्ड एक्सरे, वो भी किसके रूप में, स्कैटर्ड एक्सरे के रूप में, विथ वेवलेंथ इक्वल टू द इंसिडेंट फोटोन। और जो आपके एक प्रकार से एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक्साइटेड एटम जो एक्सेस एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एक्सरे फोटोन्स के रूप में रिलीज कर रहा है, और उन एक्सरे फोटोन्स की जो इंटेंसिटी होगी या एनर्जी जो होगी वो किन के बराबर होगी, वो वेवलेंथ किन के बराबर होगी, वो इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आकर टकराया है उसके बराबर उनकी वेवलेंथ होगी। द इमिटेड रेडिएशन विल हैव द सेम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर भी जो प्रोड्यूस हुए, जो आपके एक प्रकार से प्रोड्यूस होने के बाद में एक्साइटेड स्टेट में एटम्स के होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके बराबर होगा। बट द डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज डिफरेंट टू द इंसिडेंट फोटोन। लेकिन जो यहाँ पर आपके एक प्रकार से प्रोड्यूस होगा, देखिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी एटम है, इस एटम के ऊपर जैसे ही आकर कोई इंसिडेंट फोटोन आकर गिरेगा, तो जैसे माना कि सर्वप्रथम इस इंसिडेंट फोटोन की जो डायरेक्शन वो इस प्रकार से थी, ये इंसिडेंट फोटोन की है, इंसिडेंट फोटोन इस प्रकार से जाता, लेकिन इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर देगा, वाइब्रेट कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के दौरान क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में न जाकर अपने डायरेक्शन में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। लेकिन इंसिडेंट जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन जो है, इस इंसिडेंट फोटोन और जो ये स्कैटर्ड हुआ है फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, दोनों की एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल है। ठीक है, लो एनर्जी फोटोन्स टेंड टू इंटरेक्ट विद एटम्स। लो एनर्जी का फोटोन क्या करता है, एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। मीडियम एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन एंड हाई, ये पीछे वाला आगे पीडीएफ वारंट के अंदर, ठीक है। द एक्साइटेड एटम रिलीज एक्सेस एनर्जी एज स्कैटर्ड एक्सरे विद वेवलेंथ इक्वल टू द इंसिडेंट फोटोन, और इंसिडेंट फोटोन के बराबर उसी की एनर्जी होती है। ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज डिफरेंट टू द इंसिडेंट फोटोन, और इंसिडेंट फोटोन से उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आइए, इन दिस प्रोसेस फोटोन इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन of an atom and set them into vibration at frequency of
रेडिएशन। देखिए इस फोटोन में क्या होता है, जो फोटोन इंटरेक्ट करेगा आपके इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, ऑफ एन एटम, एक एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, इट सेट देम इनटू वाइब्रेशन इट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट फोटोन एटम के इलेक्ट्रॉन से आकर टकराएगा, ठीक है, इंसिडेंट जो ये फोटोन है या एक्सरे जो है, वो जैसे ही जाकर इस एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक प्रकार से वाइब्रेट कर देगा, इस प्रकार से वाइब्रेट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ये वाइब्रेट कर देगा। वाइब्रेट जो करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वाइब्रेशन की, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन के बराबर। जो इंसिडेंट फोटोन है इसके बराबर क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये वाइब्रेट करता हुआ, ठीक है, जब ये वाइब्रेट कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है, वाइब्रेट जो कर रहा है, वाइब्रेट के दौरान क्या कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। एक प्रकार से वाइब्रेट भी हो रहा है, स्कैटर्ड भी हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, वाइब्रेट होता हुआ बाहर भी चला गया। बाहर जाने के दौरान क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, और यही एनर्जी इसकी क्या कहलाती है, एक्सरेस कहलाती है। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, therefore photons undergo change in direction without change in wavelength। यहाँ पर वेवलेंथ चेंज नहीं होती, ना एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ थी वो सेम रहेगी, ओनली यहां पर चेंज होगी तो वो है डायरेक्शन। क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। शुरुआत में ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता तो ये अपनी सीधी डायरेक्शन में इस प्रकार से जाता, लेकिन यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन के टकराने जाने के कारण इस इंसिडेंट फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कर दिया, वाइब्रेट करके इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा जाते दौरान ये जा रहा था वाइब्रेशन के साथ, वाइब्रेशन करने के दौरान क्या हो रहा था, एनर्जी का रिलीज कर रहा था, और वो एनर्जी किस रूप में आ रही है, वो एनर्जी आ रही है एक्सरेस के रूप में, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। नो एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा। जो इंसिडेंट फोटोन है वो ओनली इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, हल्का सा टकराएगा, ठीक है, हल्का सा इसको टकरा के क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कर देगा। यहाँ पर एनर्जी का एक प्रकार से इस इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही, नहीं, ओनली क्या कर देगा, ये इंसिडेंट फोटोन जैसे ही इंसिडेंट फोटोन यहां पर उपस्थित किसी अलग एटम से टकराएगा या एटम के एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक प्रकार से वाइब्रेट कर देगा। ये वाइब्रेट करता हुआ एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब ये वाइब्रेशन करता है उस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट फोटोन इसको तो वाइब्रेट कर देगा, और वाइब्रेट करने के दौरान खुद क्या हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। नो आयोनाइजेशन अकर, यहां पर आयोनाइजेशन की क्रिया भी नहीं होगी। देखिए आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ा चुका हूं, आयोनाइजेशन तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर ही चला जाए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर नहीं जा रहा, ओनली क्या जा रहा है, अपनी ग्राउंड स्टेट से कुछ समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तब भी क्या करता है, एक्सरे या एनर्जी का रिलीज करता है, एनर्जी का रिलीज करता है, तब भी एनर्जी रिलीज होगी, तब भी यहां पर एक प्रकार से स्कैटर्ड रेडिएशन बाहर निकलेगी। देखिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फोटोन्स आर स्कैटर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ज्यादातर जो फोटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। द स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज इन द एक्सरे एनर्जी डिक्रीज। जैसे जैसे क्या होगा, स्कैटर्ड रेडिएशन का एंगल इंक्रीज होगा, एक्सरे की एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। द इंटरेक्शन अकर मेनली इन लो एनर्जी फोटोन्स में बी मेमोग्राफी। देखिए जो ये इंटरेक्शन जो हो रहा है वो इंटरेक्शन मेनली कहाँ होगा, ये इंटरेक्शन मेनली होता है मेमोग्राफी के अंदर, जहां पर लो एनर्जी के एक्सरे अपन यूज लेते हैं। मेमोग्राफी होती है सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी में हो जाएगी आपकी ब्रेस्ट रेडियोग्राफी, ब्रेस्ट रेडियोग्राफी। तो ब्रेस्ट रेडियोग्राफी में वहां पर सॉफ्ट टिश्यूज है, वहां पर ज्यादा एनर्जी अपन अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पर अपन लो इंटेंसिटी की एक्सरेज यूज लेते हैं। तो लो इंटेंसिटी की एक्सरेज क्या होती है, एटम्स के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कर देती है, वाइब्रेट करने के दौरान खुद डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है उसकी,
डिफ्लेक्ट हो जाती है और इस यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजकर यहाँ से क्या करती है, स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस करवा देती है। तो ये अपन को ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, मेमोग्राफी में देखने को मिलेगा, जहां पर इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो 15 to 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज अनमोडिफाइड स्कैटरिंग, और इसको अनमोडिफाइड स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार से कोहेरेंट स्कैटरिंग होगा। कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए ये डायग्राम देख लीजिए। जितने भी इंटरेक्शन होंगे सभी इंटरेक्शंस के अंदर आपको डायग्राम बनाना नेसेसरी है। डायग्राम ही एक ऐसी चीज है जो नंबर गेनिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाना कंपलसरी ही मान सकते हो, ठीक है। जब कोई इंसिडेंट फोटोन, ये कोई इंसिडेंट फोटोन है जो कि कहां से रिलीज हुआ है, ये रिलीज हुआ है आपके एक्सरे ट्यूब से। एक्सरे ट्यूब से इंसिडेंट फोटोन के रिलीज होने के बाद में यदि वो आपके किसी भी एटम, ये एटम है, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। ये के शेल अपन यहां यूज देख सकते हैं, के शेल, और ये एल शेल, ठीक है। बाहर स्थित यहां पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, इसको वाइब्रेट कर देगा। जैसे हल्की सी कोई चीज जैसे ही टकराती है वाइब्रेशन वहां पर प्रोड्यूस होता है, तो इसी प्रकार से इंसिडेंट फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसको वाइब्रेट कर देगा। वाइब्रेट करने के दौरान क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट से वाइब्रेट होता हुआ कहाँ जाएगा, एक्साइड स्टेट। ये एटम को छोड़कर नहीं जा रहा, एटम के अंदर की ही बात है। ये अपनी सर्वप्रथम ग्राउंड स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट से ये जाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट में तब जाया जाता है जब इनके पास थोड़ी सी एनर्जी आती है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ऐसे ही जाएगा, वाइब्रेट करता हुआ जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पर जाता है, एक्साइटेड स्टेट पर जाने के दौरान क्या होगा, ये यहाँ पर एनर्जी का रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन से किसी भी प्रकार की एनर्जी इस वाले फोटोन को ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है। ये ओनली वाइब्रेट होता हुआ ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ये वाइब्रेशन करता है, यहाँ पर क्या करता है, देखिए यहाँ पर स्थित इलेक्ट्रॉन के पास भी तो खुद की पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले खुद की एक एनर्जी थी। प्रत्येक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को छेड़ा जाएगा एक प्रकार से, तो ये वाइब्रेट करता हुआ जैसे अपनी अदर स्टेट में जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते दौरान ये क्या करेगा, जैसे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट के कारण एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो आपके स्कैटर्ड रेडिएशन के रूप में जानी जाएगी, स्कैटर्ड रेडिएशन के रूप में जानी जाएगी। साथ ही साथ ये इंसिडेंट फोटोन था, ये इंसिडेंट फोटोन अपने डायरेक्शन में ना जाते हुए डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसको बोला जाता है स्कैटर्ड, या अपने एक प्रकार से अपने डायरेक्शन में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी, ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। देखिए स्कैटर्ड फोटोन विद सेम एनर्जी, जो फोटोन स्कैटर्ड होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है। देखिए दूसरी चीज कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है, इससे पहले अपन ने पढ़ा कोहेरेंट स्कैटरिंग, अब पढ़ेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग ए फोटोन इंटरेक्ट विद ए फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद है किसी भी एटम के अंदर, ऑफ ए एटम एंड गेट स्कैटर्ड विद पार्शियल एनर्जी। देखिए जब कोई इंसिडेंट फोटोन किसी एटम के ऊपर गिरता है, तो एटम के ऊपर जैसे गिरने पर वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को वो अपनी क्या करेगा, पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, कुछ एनर्जी की मात्रा ट्रांसफर कर देगा। कुछ एनर्जी की मात्रा ट्रांसफर करने पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस एनर्जी हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, उस एटम से रिमूव हो जाएगा। अब वो किस प्रकार से रिमूव होगा, द अदर पार्ट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, और वो क्या हो जाएगा, उस एटम से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी बाय आयोनाइजिंग एंड एक्साइटेशन ऑफ एटम इन दिस टिश्यू, इन द टिश्यू, thereby contributing the patient dose। अब देखिए इसमें क्या होता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एनर्जी, किसके द्वारा, बाय आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। अब देखिए इस प्रकार से देखिए कॉम्पटन स्कैटरिंग चल रहा है। कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर अपन पढ़ रहे हैं किस प्रकार से एनर्जी का एक प्रकार से यहाँ पर
आयनाइजेशन और एक्साइटेशन में रिलीज होगा। ये कोई एटम है, एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन पर कोई इंसिडेंट फोटोन आकर गिरता है, ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन आकर जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव होता है इसको अपन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जान सकते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जान सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी इतनी इनफ एनर्जी है, इनफ एनर्जी है, ये क्या कर देगा, इनफ एनर्जी किसी अदर एटम के ऊपर गिरकर, किसी अदर एटम के ऊपर गिरकर एक्साइटेशन या आयनाइजेशन कोज कर सकता है, आयनाइजेशन कोज कर सकता है। देखिए द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो ये इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये जो इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन बाय आयनाइजेशन एक्साइटेशन एटम्स, ठीक है। एक तो ये खुद क्या हुआ है, खुद भी तो आयोनाइज्ड और एक्साइटेशन के द्वारा हुआ है। आयनाइजेशन क्या होगा, कोई इनफ एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से टकराए और वहां पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दे तो वो भी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। उसे भी क्या बोलेंगे अपन, आयनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाएंगे, ठीक है। और आयनाइजेशन के साथ साथ ही इसको एक्साइटेशन कब बोल सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को न छोड़े, ओनली अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां जाए, एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्साइटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यदि सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट फोटोन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इंसिडेंट फोटोन किसी एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे और वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी किसी अदर इलेक्ट्रॉन या एटम के ऊपर एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दे, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो कि क्या करेगा, यदि एक बार के लिए ये चीज समझो, यदि यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन से, यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन से इस एटम के ऊपर कोई भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, रिमूव जो हो रहा है, रिमूव होने के दौरान क्या होगा, रिमूव होने से ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हुआ है इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, लेस रहेगी। लेस होने के साथ साथ ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेशेंट की बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाएगा, एब्जॉर्ब्ड होकर रह जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक प्रकार से जो एक्सरेज पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब होकर रहते हैं, वो पेशेंट डोज ज्यादा देने का कार्य यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी लेस है, लेस होने के कारण वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट की बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होकर रह जाएंगे और एब्जॉर्प्शन के कारण पेशेंट की डोज इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्कैटर्ड फोटोन मे ट्रेवल इन द मीडियम विथ और विदाउट इंटरेक्शन इन द मीडियम बाय कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग और फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन क्या करते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं विथ और विदाउट इंटरेक्शन, किसी भी एक प्रकार से यहाँ पर या तो इंटरेक्शन हो या नहीं हो मीडियम के अंदर, बाय कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग और फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। द स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। अब जो स्कैटर्ड जो फोटोन होता है, स्कैटर्ड फोटोन जो होता है, उस स्कैटर्ड फोटोन की एक प्रकार से, सॉरी कोहेरेंट पढ़ लिए, कोहेरेंट पे कॉम्पटेंस चल रहा है, कॉम्पटेंस के बाद में फोटोन विल हैव लॉन्गर, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। अब देखिए, जो इंसिडेंट फोटोन था, एक्स रे ट्यूब से बाहर निकला है इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन जब किसी एटम से टकराता है, एटम से टकराने के बाद वहां पर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो रिमूव करने के दौरान उसको अपन क्या बोलेंगे, उसे ही बोला जाता है स्कैटर्ड फोटोन, इसे ही कहा जाता है स्कैटर्ड हो जाए, स्कैटर्ड फोटोन अपन इसको कह सकते हैं। अब इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अधिक होती है। इसी का जस्ट अपोजिट अपन देखें तो क्या होती है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, वेवलेंथ जो कि लैम्बडा से कहते हैं अपन, वेवलेंथ क्या होती है उसकी, कम होती है, कम दूरी तक ये ट्रेवल कर पाता है। लेकिन जो स्कैटर्ड फोटोन है जिसकी एनर्जी कम है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ अधिक होगी, वो अधिक दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा। अधिक दूरी तक ट्रेवल करने के कारण पेशेंट की जो एक प्रकार से बाहर जो निकली है स्कैटर्ड रेडिएशन, वो स्कैटर्ड रेडिएशन वहां पर मौजूद किसी भी पेशेंट जो एक
पेशेंट भी हो सकता है अदर, या वहां पर जो स्टाफ कार्य कर रहा है उसको भी डोज देने का कार्य कर सकता है। अधिक दूरी तक जाएगी, अधिक दूरी पर जाने के कारण क्या होगा, उसकी एनर्जी भी कम होगी। जैसे ही वो किसी भी मटेरियल या किसी भी बॉडी के ऊपर गिरती है तो उसी के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाएगी। The energy of the incident photon E naught is equal to the sum of the energy of scattered photon and kinetic energy of the ejected electron। ठीक है, देखिए किस किस के बराबर है। जो एक प्रकार से अपन एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन सर्वप्रथम जो फोटोन जो आ रहा है, इंसिडेंट फोटोन सर्वप्रथम जो एक्स ट्यूब से इंसिडेंट फोटोन जो आ रहा है, उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी किस किस के बराबर है, इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जो स्कैटर्ड हुआ है उस फोटोन के, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और जो इजेक्टेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, इजेक्ट कौन सा हो रहा है, वही स्कैटर्ड फोटोन हो रहा है, उसी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर इंसिडेंट फोटोन की जो एक प्रकार से एनर्जी है वो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, E scattered is equal to E naught upon 1 plus E naught 1 minus cos theta 1 minus cos theta, यहां पर ये cos है, ये थीटा है, cos थीटा। ठीक है, where थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, किस एंगल के ऊपर आपका जो स्कैटर्ड फोटोन है वो स्कैटर्ड हुआ है उसको डिनोट करेगा आपका थीटा डिग्री। ठीक है, इफ द फोटोन मेक ए डायरेक्ट हिट, यदि जो आपका इंसिडेंट फोटोन है वो किसी भी एटम के ऊपर डायरेक्टली हिट करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। थीटा कितना रहेगा वहां पर, थीटा रहेगा 0 डिग्री। अभी इसको डायग्राम से समझेंगे अपन किस प्रकार से। एंड द स्कैटर्ड फोटोन विल बी स्कैटर्ड बैक विथ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखिए दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर अपन दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सबसे प्रथम फोटोन, ठीक है, ये हो गया आपका एटम। एटम के अंदर अपन बात कर रहे हैं दो फोटोन्स की। सर्वप्रथम इंसिडेंट फोटोन, ये आपका जो अक्सर ट्यूब से बाहर निकलेगा, इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन जब किसी एटम से टकराता है तो वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव करने का कार्य करेगा, और वो रिमूव इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, आपका स्कैटर्ड फोटोन कहलाता है। अब देखिए यहां पर बात हो रही है दो प्रकार से। इफ द फोटोन मेक डायरेक्ट हिट, यदि अगर ये इंसिडेंट फोटोन डायरेक्टली ही इस यहां पर मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन को हिट कर देगा, द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बिल्कुल ट्रेवल करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे की डायरेक्शन के अंदर। एंड द स्कैटर्ड फोटोन विल स्कैटर्ड बैक विथ 180 डिग्री, और जो स्कैटर्ड फोटोन होगा वो क्या करेगा, स्कैटर्ड फोटोन इस प्रकार से वापस बैक में आ जाएगा। ये कहलाएगा आपका स्कैटर्ड फोटोन, और ये वाला कहलाता है आपका जो आपने डायरेक्ट जो आपका एक प्रकार से फोटोन डायरेक्टली हिट कर रहा है इसको, इंसिडेंट फोटोन, वो तो आपका बिल्कुल सीधा चला जाएगा। और दूसरी चीज जो एक प्रकार से जो स्कैटर्ड होना है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था वो 180 डिग्री में बैक में इस प्रकार से वापस आ जाएगा 180 डिग्री पर। इन दिस कोलिजन द इलेक्ट्रॉन विल गेट इट्स मैक्सिमम एनर्जी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, देखिए दोबारा समझिए इसको, डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम से देखिए किस प्रकार से होता है। ये कोई एटम है, एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि इस इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से हिट किया जाए कि यहाँ पर अपने को डायरेक्ट हिट या ग्रेंजिट जो भी है डायरेक्ट, यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्वप्रथम अपन डायरेक्ट की। ठीक है, डायरेक्ट हिट की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। डायरेक्ट हिट में क्या होगा, देखिए ये इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन जब डायरेक्टली हिट करेगा यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को, तो डायरेक्टली हिट करने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से डायरेक्टली ही आगे की साइड चला जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका एक प्रकार से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन था, इसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को जब इंसिडेंट फोटोन से हिट किया गया तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आगे की साइड चला गया, जिसका थीटा डिग्री कितना रहेगा, जिसका थीटा डिग्री रहेगा 0 डिग्री। लेकिन ये जो इंसिडेंट फोटोन है जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में ये कहलाएगा वो आपका स्कैटर्ड फोटोन। अब जो ये स्कैटर्ड फोटोन है, ये स्कैटर्ड फोटोन क्या करेगा, ये आएगा आपका 180 डिग्री में वापस, ये कहलाएगा वो आपका स्कैटर्ड फोटोन, और ये स्कैटर्ड फोटोन आएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के अंदर। ठीक है, अब आया समझ में, जब इंसिडेंट फोटोन किसी टारगेट के एटम से टकराएगा या किसी भी मैटर के एटम से टकराएगा तो मैटर के एटम से टकराने पर उस एटम के इलेक्ट्रॉन को तो इजेक्ट कर देगा थीटा डिग्री पर। ये किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट हिट की, डायरेक्ट हिट की। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर डायरेक्ट हिट की बात हो रही है, जिसके अंदर इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। दूसरी चीज देखेंगे अपन नेक्स्ट आगे, ठीक है, ये डायरेक्ट हिट हो गया। डायरेक्ट हिट के बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द फोटोन मेक ग्रेंज हिट, यदि फोटोन क्या करे, ग्रेंज हिट वहां पर पहुंच करे विथ द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड एट राइट एंगल, कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वहां पर थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, वहां पर थीटा डिग्री हो जाएगा आपका 90, और जो थीटा है वो किसको डिनोट कर रहा है, थीटा यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपके एंगल को, जिस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर क्या ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द स्कैटर्ड फोटोन विल बी गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड फोटोन बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे पहले डायरेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ग्रेंज हिट के दौरान, ग्रेंज हिट के अंदर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपके बिल्कुल 90 डिग्री पर, और जो आपका नहीं स्कैटर्ड फोटोन जाएगा 0 डिग्री पर, और इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा आपके 90 डिग्री पर नीचे की साइड। देखिए किस प्रकार से। अब जो आपका सेकंड जो इंटरेक्शन होगा, वो सेकंड इंटरेक्शन इस प्रकार से होगा, देखिए सेकंड जो इंटरेक्शन है उसकी बात करते हैं। सेकंड इंटरेक्शन के अंदर क्या चीज होगी, सर्वप्रथम जो आपका एक प्रकार से कोई भी मैटर का एटम है, इस मैटर के एटम के अंदर, ये मैटर का कोई भी एटम दोबारा बनाते हैं, ये एटम हो गया, ये एटम की सेल्स हो गई। एटम की सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, इसी की बात कर रहे थे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को जब हिट किया जाएगा इंसिडेंट फोटोन द्वारा, ये इंसिडेंट फोटोन हो गया। पहले अपन ने डायरेक्ट हिट की बात कर ली, अब ग्रेंज हिट की बात करेंगे। ग्रेंज हिट में क्या होगा, ये इंसिडेंट फोटोन आकर जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तो ये 90 डिग्री पर नीचे भेज देगा। कितने पर, 90 डिग्री पर नीचे भेज देगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो 90 डिग्री पर चला जाएगा, और जो स्कैटर्ड हुआ है इससे टकराने के बाद में जो इंसिडेंट फोटोन स्कैटर्ड हुआ है, वो स्कैटर्ड फोटोन कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, बिल्कुल स्ट्रेट। वो स्ट्रेट जाएगा कौन सा, स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, जब आप इसको रिपीट करके देखोगे, थोड़ा समझोगे, तब जाकर आपको बिल्कुल इजीली ये क्लियर हो जाएगा। डायग्राम आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, दोनों का डायग्राम मैंने बनवा दिया है। ठीक है, तो आप डायग्राम भी साथ के साथ बना लें। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए in this collision the electron receive minimal energy and the scattered photon goes with maximum energy। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई यहाँ पर एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। इससे पहले जो अपन ने डायरेक्ट हिट पढ़ा था, डायरेक्ट हिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, वो थी मैक्सिमम, तब जाकर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट डायरेक्शन में जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर मिनिमल हो गई। और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने के लिए क्या चाहिए, अपने को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। इसलिए स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है, यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, स्कैटर्ड फोटोन की रहेगी। ठीक है,
द कॉम्पटन स्कैटरिंग इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन ए फोटोन एंड ए फ्री इलेक्ट्रॉन। जो कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है वो किन किन के बीच में होता है? इंसिडेंट फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, रिजल्टिंग आयनाइजेशन ऑफ एटम। और इसके अंदर एटम का आयनाइजेशन भी होता है। और आयनाइजेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का एटम से बाहर निकलना आयनाइजेशन होता है। ठीक है। द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन द स्कैटर्ड फोटोन एंड इजेक्टेड फोटोन। अब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी किन किन के बीच में बढ़ जाएगी? वो बढ़ जाएगी दो चीजों के बीच में। एक तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है एटम से उसके बीच में, दूसरा जो इंसिडेंट फोटोन आकर टकराया, टकराने के बाद में वो स्कैटर्ड फोटोन कहला रहा है, उसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? आपके यहाँ पर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से बढ़ेगी। देखिए यहां पर इंसिडेंट फोटोन दिया गया है, ये वाला हो गया आपका इंसिडेंट फोटोन, जो कि कहां से निकल रहा है? उदाहरण के लिए अपन ने समझा था कि एक्स रे ट्यूब से निकल रहा है। इंसिडेंट फोटोन हो गया। ये इंसिडेंट फोटोन जब यहां पर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, यहां पर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में क्या होगा? एक तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खुद को इजेक्ट कर देगा। ठीक है, खुद को क्या कर दिया? इजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज, खुद स्कैटर्ड हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ये किसी डिग्री या किसी एक एंगल के ऊपर क्या होते हैं? किसी एक एंगल के ऊपर बाहर निकलते हैं, जिसको बोला जाता है थीटा। अब जब ये थीटा डिग्री को अलग अलग बताया गया है यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए कि अगर यदि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितने डिग्री पर निकले? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकले बिल्कुल 0 डिग्री पर, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है। तथा यहाँ पर जो स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की थीटा डिग्री कितने रहे? 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस इंटरेक्शन को बोला जाएगा डायरेक्ट हिट। इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट के अंदर जो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में गया है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी क्या रहेगी? इसकी एनर्जी हाई रहेगी, और दूसरा स्कैटर्ड रेडिएशन इसकी एनर्जी लो रहेगी। यदि यह न रहकर अपन बात करें कि यहां पर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ गया, और स्कैटर्ड जो आपका फोटोन है वो 180 डिग्री पर या थीटा बराबर 0 डिग्री पर निकलता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन ग्रेंज हिट। ग्रेंज हिट अपन इसको बोलते हैं। अब देखिए यहां पर बात होती है कि इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर जो इनकमिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, इसके पास क्या थी? एनर्जी थी। इसकी जो एनर्जी है वो किसके अंदर डिफरेंट होगी या किसके अंदर डिवाइड होगी? ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके अंदर डिवाइड होगी? ये एनर्जी डिवाइड होगी आपके स्कैटर्ड फोटोन और इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में इसकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है कॉम्पटन स्कैटरिंग का। देखिए कॉम्पटन स्कैटरिंग का डायग्राम है, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाते हुए समझाते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। थर्ड आ गए अपन फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई, माना कि कोई फोटोन है इंसिडेंट फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है? ई, कोलाइड विथ एन एटम एंड इजेक्ट्स वन ऑफ द बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द K और L शेल। देखिए इससे पहले जो अपन ने पढ़ा सर्वप्रथम कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग के अंदर किसी भी प्रकार का इजेक्शन नहीं हो, वहां पर ओनली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट किया जा रहा है, और वाइब्रेट के दौरान क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड रेडिएशन एक प्रकार से दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि वहां पर आयनाइजेशन की क्रिया हो रही थी। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा था, और वहां पर क्या हो रहा था? खुद स्कैटर्ड हो रहा था और इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर रहा था। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के अंदर ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई कोलाइड विद एटम, वो क्या करेगा? एक एटम से क्या करेगा? कोलाइड करेगा, एंड इजेक्ट वन ऑफ द बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K और L शेल। और वहां पर जो K और L शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी के साथ एटम के साथ बंधे हुए हैं, उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ते हुए उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का वो कार्य करेगा। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड इट इज
हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी, और वहां पर जो उसकी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, एंड इट हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द ई ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी किसके, ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। इन दिस प्रोसेस all the incident photon energy is transferred to the electron, और इस प्रोसेस में क्या होगा, in this process all the incident photon energy is transferred to the electron, और इसके अंदर सारी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के ही अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर संपूर्ण एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, संपूर्ण एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर ही ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए, the incident photon must have energy equal or greater than the orbital binding energy of the electron to perform photoelectric effect। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, in this process all the incident photon energy is transferred to the electron। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा उसके अंदर क्या हो रहा था, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं हो रही थी संपूर्ण एनर्जी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन जो है, इस इंसिडेंट फोटोन की संपूर्ण एनर्जी यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को, ये के शेल मान लो या एल शेल मान लो, इस एल शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के बारे में अपन कल चर्चा करते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।